गुड इवनिंग बच्चों। हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दिखाओ। क्वेश्चन बनाए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गया था। आज पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह भी पूछा है, कई बार पूछ चुका है इसके बारे में। सुपर डुपर लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो? लिखो हेडलाइन में लिखो। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा देख लो एग्जाम्पल से। जैसे कि एग्जाम्पल है C2H4 है, इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दो निकेल धातु की उपस्थिति में, तो यहाँ इथिलीन डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, तो एडिशन रिएक्शन होगा, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस अभिक्रिया का क्या बनेगा? इथेन बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। ये निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में होता है। तो इस अभिक्रिया का जो दर है ना, केवल इथिन या इथिलीन के सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर निर्भर। हालांकि दो अणु है, अभिकारक में दो अणु है, लेकिन दोनों अणु पर इसका दर, अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करता है, केवल इसी के सांद्रता पर अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो इसका दर प्रयोग से निकाला गया के C2H4, बस हो गया। और यहाँ चूंकि प्रथम कोटि है तो यहाँ क्या होगा? 1। इसलिए इसका परिभाषा होगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक अणुओं के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक अणुओं के एक घात, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, ये भी बोला जा सकता है। पहले वाला ठीक है ना? तो लिखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे परिवार में दो आदमी हैं, तो उसमें कमाने वाला एक ही आदमी, उस परिवार का स्तर एक आदमी के कमाने पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, निर्भर करता है। कोमा, उसी को क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। की अभिक्रिया, गप नहीं करो, कहलाती है। ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल।
लिखो, गप नहीं करो, इसलिए गोलू कुमार पीछे हो जाता है लिखने में, गप मारता है ज्यादा। चाय का बात हो रहा है सर, आप कुछ बोल रहे थे तो डिटेल बताइए। अब देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे रेडियम। रेडियम का परमाणु संख्या 88 है, देख लो, और द्रव्यमान संख्या 226 होता है। एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, यह टूट करके हीलियम का नाभिक बनाता है और साथ में रेडोन भी बनाता है, रेडोन। तो 86 2 88 222 सब 226। तो यह भी एक अभिक्रिया का दर जो है ना, वो सिर्फ रेडियम के सांद्रता पर निर्भर करता है, इसी के सांद्रता पर। इसलिए प्रथम यहाँ पावर क्या छुपा है, n, इसलिए ये n का मान 1। इसलिए किस कोटि के भाई, यहाँ n का मान यहाँ भी क्या होगा 1, पावर प्रथम कोटि हो गया। यह भी एग्जाम्पल उतार लो दूसरा। अब तीसरा एग्जाम्पल है, n क्या है, हाँ, कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करता है। उतार लो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। उसी तरह की एग्जाम्पल है N2O5। ये आपको टूट करके बनाता है 2NO2 प्लस हाफ O2। देखो संतुलित करो, है संतुलित। नाइट्रोजन 2 बार 2 बार, ऑक्सीजन 5, 2 दूनी 4, आधा 5। तो इसका भी जो दर है, ये सिर्फ N2O5 के सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ भी n बराबर कितना, तो इसलिए यह भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हाँ, पूछा है ये। चलो हुआ, तो गुड इवनिंग फिर से तुम लोगों को। चलो, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा था, और ये क्या था, तीसरा। चलो उतर गया, आगे बढ़ो। आप लिखो हेडलाइन में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, दर स्थिरांक का व्यंजक, यही पूछता है क्वेश्चन। या इसी को क्या लिखा जाता है, समाकलित वेग नियम, समाकलित वेग नियम द्वारा। यह लिख दो खाली ब्रैकेट में, समाकलित वेग नियम द्वारा। तो लिखो हेडलाइन में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक किस विधि द्वारा, समाकलित व इंटीग्रेशन रेट लॉ मेथड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। है ना, तो इसको तुम लोग क्या करोगे, सुपर डुपर लिख दो। 5 नंबर के लिए इसको भी तैयारी करना है इस बार के लिए। इस बार उम्मीद है 99.99% पूछने का चांस, 5 नंबर। हाँ, दोनों। अब सुनो, माना
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया निम्न तरीका से क्या पूर्ण होती है, पूरा होती है। पहले देख लो तब उतारना बैठ करके, ठीक है। ये आर है, ये उत्पाद बना रहा है, अभिकारक से उत्पाद, तो इसका दर क्या लिखोगे, -d कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये तो इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ से दोनों बराबर ना हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हो, -d कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय dt इक्वल टू क्या, के कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ यदि तुम माइनस को उस पार लेके जाओ तो d कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर एक साइड, इसको इस पार कर लो तो dt वहां जाएगा, तो माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, dt नहीं होगा, बोलो। इसको रीअरेंज कर दिए, यहाँ क्या कर दिया, बाय रीअरेंजिंग देम, बाय रीअरेंजिंग देम। इसको रीअरेंज करने के बाद ऐसा होगा, नहीं होगा, देख लो, ये वाला नीचे तो ये वाला वहां। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, तो आप देखो यहाँ ऐसे लिखोगे d कंसंट्रेशन ऑफ r बाय क्या लिखोगे, r बराबर माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ dt। कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या, मतलब बाहर कर दिए, तो सिर्फ dt का होगा, जो वेरिएबल होता है उसी का ना होता है, तुम लोग तो ज्यादा जानते हो। आप देखो, आप बताइए dx बाय x का फॉर्म है, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड, तो यहाँ हम लोग उसमें नहीं ले जाएंगे, ln के फॉर्म में जाएंगे, वही हुआ लॉग ln का वैल्यू किसके बराबर, 2.303 लॉग होता है, ln का वैल्यू इसके बराबर होता है। तुम लोग ज्यादा जानते हो फिर भी नहीं बोल पाते हो, बताओ बराबर क्या हुआ, माइनस के dt का क्या होगा, प्लस फिर क्या, इसको इक्वेशन क्या बोल रहे हो, dt का t ना होता है, अब प्लस सी है, कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या गड़बड़ हो गया, इधर कांस्टेंट होगा, इधर कांस्टेंट होगा, उतना लंबा चला नहीं जाता तुम लोग, सीधा सीधे लिखो। आप सुनो, अब इफ t का वैल्यू कितना हो जाए 0, तो देन तब बचा हुआ कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, कल भी यही पढ़े थे, तब t का मान यहाँ रखो, इसका मान यहाँ रखो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, t एंड क्या कंसंट्रेशन ऑफ r इन क्या इक्वेशन 1, तो ln क्या हो गया बताओ, कंसंट्रेशन r नोट होगा, माइनस के t का वैल्यू, ये तो कैंसिल हो गया 0, तो c बराबर क्या हुआ, ln कंसंट्रेशन ऑफ r नोट होगा, बोलो। अब c का मान यहाँ रख दो, अच्छा पहले इसको उतारो, कल जो किया थे वैसे ही हो रहा है, माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस खत्म करो, उधर ले आके यार रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वही बात हुआ घुमा फिरा कर। वीडियो बन रहा है, ध्यान रखना तुम। तुम लोग मैथ का क्लास डेली हो गया,
इस बार हम भी ना वही करेंगे, 11th का बैच खाली एक दिन में 11th, दूसरा दिन खाली 12। अब इस C का मान कहाँ रखेगा? इक्वेशन 1 में फिर लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C का मान रख दो, पुट पाट कर दो, क्या हो गया? ln कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के इंटू टी। C का मान कितना आया है? प्लस ln कंसंट्रेशन ऑफ R, है ना? बोलिए आप लोग। अब यदि आप KT को इधर लेके आओ तो प्लस आ जाएगा, नहीं होगा? माइनस KT इधर आएगा तो क्या प्लस, तो इधर क्या हो गया? ln कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस क्या है? ln कंसंट्रेशन ऑफ R। तो तुम लोग पढ़े हो log x बाय y को क्या लिखते हो? log x माइनस log y, तो यही ना log x माइनस log y, log x माइनस इस, तो इसको आप इस फॉर्म में ला सकते हो कि नहीं? तो क्या बन गया? तो KT बराबर ln कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ, होगा कि नहीं? बोलिए आप लोग। अब ln को log के रूप में ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा KT इक्वल टू ln का वैल्यू होता है 2.303 log होता है, समझ में आया? उसके बाद फिर क्या? कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, चूंकि ln का वैल्यू 2.303 log होता है, ये बेस 10 बेस E। अब यहाँ K का मान हमको निकालना था, तो इसलिए K बराबर क्या हो गया? T डिवाइड होगा, तो 2.303 बाय T log कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ R, यही आपका व्यंजक हुआ दर स्थिरांक का। समझ में आ गया? बता दो। इसी पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया, इसी फॉर्मूला पर। राहुल देखो फोन आया है किसका? लखपुरा। हो गया क्या? अब यदि इनिशियल कंसंट्रेशन अभिकारक का क्या मान लें? A मोल पर लीटर, और इससे x मोल पर लीटर क्या है? वियोजन की मात्रा, ये क्या है? यदि x मोल इससे टूटकर किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में। इसका इनिशियल मात्रा माने हो ना,
रिएक्टेंट का प्रारंभिक सांद्रता, इसी से टूट के x भाग किसमें जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो बचा हुआ भाग कितना होगा, a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। ये क्या है बच्चों, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तब अब के बराबर क्या होगा बोलिए, 2.303 बाई टी लॉग, इसके जगह क्या लिखोगे, a बाई a माइनस एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, अब लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण मतलब गुण, विशेषताएं जो लिखना है लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गुण है क्या, एक्स है मोल प्रति लीटर वियोजन की मात्रा है। अभी रिएक्टेंट था ना आर, आर से क्या बना था, प्रोडक्ट, तो इसी का प्रारंभिक सांद्रता इसको माने थे, इसी को ए मोल पर, इसके प्रारंभिक सांद्रता ए मोल पर लीटर, यही टूट के ना प्रोडक्ट बनता है। तो इसी ए से एक्स मोल टूट के किसमें चले गया, प्रोडक्ट में, वो वियोजन की मात्रा कितना भाग टूट के गया वो एक्स माने। तो बचा हुआ भाग आर यही ना लिखते हो, तो बचेगा कितना, इससे एक्स मोल टूट के बाहर हो गया तो बचेगा ए माइनस एक्स है ना, बचेगा, बचा हुआ मात्रा हो गया। कहाँ तुम सो गया था, तब देखो अब क्या लिखोगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गुण, क्या गुण होता है, तो पहला इसका वेग समीकरण क्या होगा या वेग नियम क्या होगा बताओ। इसका वेग नियम होगा के ए पर पावर या आर पर पावर 1 है ना, होगा वेग नियम या वेग समीकरण दर, एक बात हुआ। उसके बाद यह इसके मतलब किसके, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक सांद्रता मतलब R0 और अंतिम सांद्रता मतलब, अंतिम सांद्रता मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुआ, ये ना हुआ। क्या बीच संबंध, क्या संबंध आया है बताओ, यह ना संबंध आया है। तो आया है के बराबर 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे घेर देना। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो लॉग फॉर्म हुआ, लॉग के फॉर्म है ना, इसी रिएक्शन का इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी रूप ऐसे लिखा जाता है। बचा हुआ वैल्यू, बची सांद्रता बराबर e पावर माइनस
ये बाय आर टी। मैं रुको, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल मैंने घातांकी, चर घातांकी रूप। अच्छा ये समझ में नहीं, हटाओ, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, उतार लो। हाँ अच्छा पहले इसको लिखो, प्रूफ करके बताएंगे कैसे हो, अलग से प्रूफ करके बताएंगे। हो गया, वैसे लिख लो, खाली प्रूफ करके बताएंगे आगे। ये होता है तुम्हारा बचा हुआ कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ई और माइनस के टी होता है, माइनस के टी, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये अंतिम सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता के बीच रिलेशन, ये भी हुआ ये भी हुआ। ये के क्या है, दर स्थिरांक, ये टी क्या है, समय, कितना देर तक रिएक्शन चला, और ये तो वास्तव क्या है, प्रारंभिक। ये ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसी को चर घातांकी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ। अब तीसरा, इस अभिक्रिया के माने इसके आर का मात्रक क्या हो, के का मात्रक क्या हो, ये आर का मात्रक, इसके भी आर का मात्रक क्या होगा बताओ, वेग का मात्रक तो वही ना होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा इसके के का मात्रक क्या होगा, इसके लिए के का मात्रक क्या लिखे थे, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बताए थे, तो मोल यहाँ पावर क्या था, 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। एन का मान फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है 1, तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 0, तो पूरा 0 1 आ गया, तो क्या आएगा, वैसे पीछे बताए नहीं थे, उतार लो। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर का मात्रक सेम होगा, हर अभिक्रिया के लिए दर का मात्रक सेम रहेगा, यही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और एक विशेष बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होता है, 0 कोटि पूर्ण होता था, और इसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अगला विशेषता 5वां नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी पूरा नहीं होती है। बल्कि पूरा होने में अनंत समय लगता है, अनंत समय लगता है। मिला था इसको, मिला है। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु कितना होता है लोग, मतलब इसका अर्धायु, प्रथम कोटि का अर्धायु काल जिसको बोलते हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु में समझते हो, आधा होने में कितना समय लगता है,
इसको टी हाफ से सूचित, फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, प्रूफ करके बताएंगे। इस पर खूब पूछता है न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अगला अर्धायु, औसत आयु कितना होगा? हाँ? 5 हो गया था। ये सब हो गया है ना? ये सूत्र याद कर लेना, वैसे प्रूफ करेंगे हम कैसे हुआ। अर्धायु पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ करेंगे अर्धायु क्या होता है। हो गया क्या? अब एक औसत आयु भी होता है बच्चों, 7वां नंबर लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का औसत आयु, ये तो अर्धायु हुआ, मैंने अभिक्रिया को पूरा होने में कितना, आधा होने में कितना समय लगता है। तो लिखो औसत आयु का सूत्र लिख दो। औसत आयु को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, किससे? इसका सूत्र होता है 1/k, मतलब लेमडा बराबर क्या? 1/k। या k का सूत्र क्या था? k बराबर क्या लिख सकते थे? इतना बाई टी हाफ नहीं लिख सकते थे? तो तुम यदि यहाँ k का वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा टी हाफ ऊपर चले जाएगा, 0.693 नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा? देखो फिर यहाँ 1 में इससे भाग दोगे तो 1.44 इंटू टी हाफ हो जाएगा। देख लो करके, नहीं होगा? या 1 छुपा है कि नहीं? यहाँ 1 में इससे डिवाइड करो, इतना नहीं आएगा? देख लो, विश्वास में आता है। लेमडा बराबर है। ये हुआ औसत आयु निकालने का सूत्र। और लास्ट गुण लिख लो, ग्राफ। शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ बनाए थे, माइनस के था। यहाँ ग्राफ, यहाँ क्या होगा देख लो, पहले उतार लीजिए आप लोग। उतर गया? देखो यहाँ पर, देखो 1 मिनट यहाँ देखो, देखो देखो इधर, देखो इधर, एक समीकरण है ये। इस पर नहीं जाओ, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, ये वाला। ये समीकरण तुम y मान लो बराबर mx मान लो प्लस c मान लो। लीनियर समीकरण पर है, x और y के बीच ग्राफ खींच दो तो ग्राफ का ढाल हो जाएगा। तो ग्राफ का ढाल क्या होगा बताओ? वास्तव में तो यहाँ जो होगा ग्राफ का ढाल किस फॉर्म में जाएगा? अच्छा, तुम यदि इसको ln के रूप में रखोगे तो ग्राफ का ढाल क्या होगा? माइनस क्या होगा? यहाँ भी होगा कि नहीं? मतलब वैसे ही आएगा। तो यहाँ ग्राफ किसके बीच खींचोगे? ln r और t के बीच। इसको y एक्सिस में, इसको x एक्सिस में रखना होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा तुमको। तो मैथ नहीं तो याद कर लो क्या उपाय है।
तो इसको क्या मानेंगे? ln कंसंट्रेशन ऑफ R। इधर क्या मानेंगे? टाइम। तो ये ग्राफ ये होगा। तो इस ग्राफ का ढाल कैसा आएगा बताओ? -k। लेकिन यदि तुम लॉग के रूप में लिखोगे ग्राफ, लॉग के रूप में, तो लॉग के रूप में क्या आएगा पता है? ये यदि तुम लॉग लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ R और टाइम लिख दिया, तो इसका ग्राफ होगा, ढाल हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -k/2.303। बस यही करना होगा। ln के फॉर्म में ऐसा और log के फॉर्म में इतना। बस बता लो जल्दी से खटाखट। 6 नंबर क्या सीधे तुम 8 नंबर लिखो। नहीं 6 के बाद 8 होता है। अभी लिखा था ना 7 नंबर जी, लिखा ही नहीं हो। यहाँ लिखे थे ना औसत, औसत आई यहाँ लिखाए थे। तो ये खत्म हो गया प्रथम कोटि के अभी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो। इसमें और एक क्लास लग जाएगा, मतलब अर्धायु बताने में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल बताएं, तब चलेंगे हम लोग अनुक्ता, उसके संघट सिद्धांत, बस कहानी खत्म। सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, नहीं पूछता। जीरो और प्रथम सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा वो सब बता भी सकते हो ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारकों के 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। हो गया, कहानी खत्म। तृतीय कोटि का क्या होगा? हाँ, तो तुम्हारे सिलेबस में जीरो और प्रथम ही पढ़ना है, द्वितीय तृतीय नहीं पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में। कभी पूछा भी नहीं आज तक। हाँ, वो सब पूछता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय तृतीय के लिए के का मात्रा, ये सब पूछ सकता है। परिभाषा ये सब नहीं पूछेगा। और मुश्किल से 3 क्लास और लगेगा इसमें। हाँ, मतलब इस सप्ताह में आपका खत्म हो जाएगा, फिर अगले सप्ताह यूनिट 3 शुरू कर देंगे सब।